हेलो बच्चों। तो आई होप आप सब बढ़िया हो गए। जो हमने पहला लेक्चर शुरू किया था, पहला पार्ट बताया था, उसमें ये हमने 5 टॉपिक कवर किए थे। स्टार्टिंग के व्हाट इज फिजिक्स, उसके बाद ये फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यूनिट्स, फिर जो बेसिक जो हमारा फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स होती है, फिर उसके बाद जो हमारी डेफिनेशंस होती हैं, जो डेफिनेशन का पार्ट मैंने स्किप किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने जो बताया था वो डायमेंशंस। तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का यूज क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं डायमेंशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा सबसे पहला जो यूज हमारी बुक में दिया हुआ है वो है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। क्या होता है, अगर आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो उसमें क्या करते हो, जो अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी से ही ऐड हो सकती है, लेंथ है तो लेंथ से ऐड होगी, मास है तो मास से ऐड होगी। मतलब जो क्वांटिटी है वो सेम क्वांटिटी से ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, किसी अदर क्वांटिटी से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। यही चीज दिखाती है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। हाँ, हम किसी भी क्वांटिटी को उसी की क्वांटिटी से ऐड कर सकते हैं। मतलब हम वेलोसिटी को मास से नहीं ऐड कर सकते हैं, या टेम्परेचर को करंट से नहीं ऐड कर सकते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट मतलब कुछ भी उसके साथ ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं वो नहीं कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो हमारा पहले ही इक्वेशन जैसे दी हुई है बुक में, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी इक्वेशन ऑफ मोशन की है। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि जो लेफ्ट साइड में है और जो राइट साइड में है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में है, जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है और राइट हैंड साइड का पार्ट है, उन दोनों की डायमेंशन इक्वल हो। कैसे? x का मतलब क्या होगा, लेंथ, तो उसके लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारी l। डायमेंशन को हम ज्यादातर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक, ओके। u मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो l अपॉन t। ओके, फिर ये t, टाइम की तो t रहेगी, फिर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब आप ऐड कर रहे होगे तो क्या देखोगे, एक एक पार्ट का देखोगे, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, ये t और t कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो डायमेंशन लेंथ की है वही डायमेंशन लेंथ यहीं पे, मतलब ये पार्ट सही है। अब सेकंड इसी की तरह से चेक करते हैं, फिर से लेंथ। अब इधर क्या है, हाफ, हाफ मतलब वो डायमेंशन लेंथ कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। ठीक है, ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की तुमने एल अपॉन टी लिखी, फिर से टाइम से डिवाइड करोगे तो एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इनटू टी, तो ये यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर देखोगे ये लेंथ इक्वल्स टू लेंथ। मतलब ये इक्वेशन हमारी सही है, ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये फॉर्मूला करेक्ट है। लेकिन अगर एक चीज हम करें, ये हाफ हटा दें, तो क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? यस, ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। यही चीज हम कल आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई भी हमारी इक्वेशन या कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला भी करेक्ट हो। लेकिन अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फॉर्मूला 100% इनकरेक्ट होगा। जैसे अगर हम इसको ये कर दें तो ये फॉर्मूला भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये डायमेंशनली भी इनकरेक्ट होगा और ये फॉर्मूला भी इनकरेक्ट है। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला इनकरेक्ट रहता है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो। उसके लिए फिर हमें चेक करना पड़ता है कि वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। ये हमारा पहला होता है, हम चेक करते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, हम यूनिट्स कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है डायमेंशन निकालने का, ये आप लोग एज अ होमवर्क कर सकते हो। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन f अपॉन x। ठीक, इसको चेक करना है। ये 2 पाई की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, m की मास, फोर्स की mlt माइनस 2 बता चुके हैं, x की l, उसका चेक करोगे क्या वो t के बराबर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ये t, इसकी डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं, ये अंडर रूट वैसे ही लगेगा, मास की m, फोर्स की mlt माइनस 2 और इसकी l, ये l से l कट होगा, ये m से m कट होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर, मतलब इसकी भी डायमेंशन आ गई t। तो ये देखिए ये फॉर्मूला मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, केवल डायमेंशनली चेक करना है, फॉर्मूला एक्चुअल में करेक्ट है इनकरेक्ट है उससे हमें नहीं मतलब है, केवल डायमेंशनली चेक करना है। नेक्स्ट इसका यूज क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अगर हमारी एमकेएस सिस्टम है तो उसको सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं,
कर सकते हैं सीजीएस को एमकेएस में। ये जिस तरह से हमारा दिया है उस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा यूज है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। चलिए अब जैसे मान लेते हैं 10 न्यूटन हमारा दिया हुआ है, फोर्स है 10 न्यूटन यानी कि 10 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हम आपसे कह रहे हैं कि इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करोगे, किसमें, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। हम क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, चलिए तो इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये 10, अब हम देखेंगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और ये सेकेंड वैसे ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10 पावर 6 सेंटीमीटर सॉरी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा है डिड्यूसिंग रिलेशन, हम जो कोई भी रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। मतलब अगर हमें पता है कि कोई भी क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, टाइम अगर मास, लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, जैसे टाइम पीरियड हम निकालते हैं सिंपल पेंडुलम का, तो उसमें अगर हमें ये पता है कि वो मास पे, लेंथ पे और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही, तो हम उसको डिड्यूस कर सकते हैं कि हाँ वो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमें कोई भी क्वांटिटी पता है कि वो किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही, तो उससे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, जब इसके न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और शायद अभी भी बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि 10 न्यूटन है, उसके बाद हमने कन्वर्ट किया। और एक चीज और, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 टाइम, ये बेसिक्स आप पढ़ा ही होगा आपने क्लास 10th में। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 टाइम। न्यूटन क्या है, एमकेएस या एसआई यूनिट में, डाइन मतलब सीजीएस यूनिट में। तो 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन की हम 10 पावर 5 रखेंगे तो 10 पावर 6 आ जाएगा, तो यही होता है डाइन। ओके, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, कोई इतनी टफ नहीं है इसमें। नेक्स्ट रिलेशन डिड्यूस करना है, उसको भी देख लेते हैं। डिड्यूसिंग अ रिलेशन बाय डायमेंशन, ठीक है। ओके, सबसे पहले अभी जो मैंने एग्जांपल बताया कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और ग्रेविटी पे, ये मान के चलते हैं। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारा टी है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किसके किसके प्रोपोर्शनल है, मास के, लेंथ के और ग्रेविटी के। मान लेते हैं इसकी ए पावर पे डिपेंड कर रहा है, इसकी बी पावर, इसकी सी पावर। ओके, तो टी क्या आ जाएगा, के टाइम्स ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। ओके, चलिए ये अब डायमेंशन देखते हैं। टाइम पीरियड की डायमेंशन टी होगी, के वैसे ही रहेगा, मास की डायमेंशन एम, लेंथ की डायमेंशन एल और ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 और इसकी डायमेंशन सी। ओके, अब जो सेम क्वांटिटीज है उनको इक्वेट करते हैं कि एम यहाँ पे एक ही है तो एम की पावर ए रहेगा, एल एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एल की पावर क्या हो जाएगा बी प्लस सी। ओके, फिर टाइम यहाँ पे टी की पावर -2c। देखो एम एक है वो वैसे ही रहेगा, एल ये 2 हो जाएंगे तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, बी प्लस सी और सी यहाँ पे, तो टी। अब यहाँ पे देखिए एम की यहाँ पे कोई पावर है नहीं, तो ए की पावर क्या हो जाएगी 0। अब इसको चेक करते हैं, पहले पावर्स कंपेयर करते हैं। ए यहाँ पे 0 आएगा, ओके, बी प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा, ओके, और -2c इक्वल टू 1 आएगा। तो मतलब यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब जब c की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और a की वैल्यू 0। ओके, तो यहाँ से अब पता चल गया ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम कोई भी क्वांटिटी ले भी लेते हैं कि हाँ इस पे डिपेंड कर रहा है, बाद में पता चल जाता है हमें कि वो डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, हमने पहले कंसीडर किया था कि मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अब पता चल गया कि हमें वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, 2π√L/g, जिसमें कहीं भी मास नहीं आता है। हम पहले से अगर कुछ कंसीडर भी कर लेते तो बाद में वो हमें पता चल जाएगा कि वो इस पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं, तो t इज इक्वल्स टू k टाइम्स एम की पावर 0 हो जाएगा, तो वो मास पे नहीं रहेगा, b की पावर 1/2 यानी कि l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2।
तो इसको क्या लिख सकते हो, k√L/g। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट है, तो फॉर्मूला हम देख सकते हैं वो सही है, लेकिन एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही कि के कैसे डिफाइन करें। तो के जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि के की वैल्यू यहाँ पे 2π है। तो वो डायमेंशन, जब हम डायमेंशन से कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक यही हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि हम वहाँ पे जो कांस्टेंट है वो नहीं डिफाइन कर सकते कि कैसे निकालें। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। बाकी हम इससे फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, लिमिटेशंस क्या है डायमेंशन मैटर की, बहुत यूजफुल है रिलेशंस निकालने में, कन्वर्ट करने में और चेक करने में कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। लेकिन इसमें जो हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है वो यही है कि हम इसमें जो डायमेंशनली जो कांस्टेंट है, जो डायमेंशनली कांस्टेंट है वो नहीं ड्राइव कर सकते हैं, और प्लस हम इसमें ये सबसे कांस्टेंट नहीं ड्राइव कर सकते, बता नहीं सकते जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है वो क्या होंगे, कहाँ पे कौन से फॉर्मूले में कौन से न्यूमेरिकल कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारा है इसका अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसका स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। बस यही दो टॉपिक्स हैं जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल सी चीज है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब 10 की पावर में किसी भी चीज को लिखना। अब जैसे जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अगर हम इसका ऑर्डर बताना है तो पहले इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। 9.1 मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 10, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 10⁻30 kg। ओके, तो ये हम ऑर्डर बताते हैं कि वो किस हम ऑर्डर में बात कर रहे हैं या किस डायमेंशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियर जो हमारा एटम्स है उनकी रेडियस देखते हैं तो 10⁻10 ऑर्डर आता है। अगर वही न्यूक्लियस की रेडियस देखते हैं तो 10⁻15 आता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम जो रेडियस ऑफ अर्थ देखते हैं तो 6400 किलोमीटर। ओके, ये होता है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, अब इसको ये पहले इसका ऑर्डर डिफाइन करना है तो 6.4 इंटू 10⁻2 किलोमीटर, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये जो 6 से मतलब 5 से बड़ा है, जब 5 से बड़ा होता है तो राउंड ऑफ करके 10 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा 10⁻3 किलोमीटर। ओके, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 10⁻3 किलोमीटर के अराउंड ऑर्डर है। तो ऑर्डर से हम बस 10 की पावर में डिफाइन करते हैं कि कोई भी वैल्यू कितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड है, ये बहुत सिंपल सी चीज है कि एक थ्योरी के टाइप में पढ़ना है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है कि हम लोग जो जानते हैं कि जो हमारा जो मैनकाइंड रहा है कि शुरू से ही इंटरेस्टेड रहा है अपने आसपास की चीजों के बारे में जानने के लिए, चाहे वो अर्ली मैन्स हो चाहे अब हो, हम लोग क्या करते रहते हैं डेली रिसर्च करते रहते हैं, न्यू न्यू डिस्कवरीज करते रहते हैं और जानते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वही जो जानते रहते हैं मतलब समझते रहते हैं कि कब कहाँ क्या कैसे हो रहा है। तो वही चीज होता है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड, मतलब हम आसपास की जो चीजें जानने की कोशिश करें तो वही हमारा वर्ल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक चीज दी हुई है कि पहले के लोग जो होते थे मानते थे कि जो हमारा पार्टिकल्स है वो इंडिविजुअल है, मतलब एटम इंडिविजुअल है, लेकिन उसके बाद पता चला कि एटम भी डिविजिबल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में। उसके बाद फर्दर उसको पता चला कि वो और ज्यादा उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो और ये पाई मेजॉन से सब पार्टिकल्स आप पढ़ोगे जब ये इसकी लास्ट यूनिट मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें इन सब के बारे में जानोगे। तो वही चीज़ें धीरे धीरे जब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करने लगे कि पहले ये लगता था कि जो प्लम पुडिंग मॉडल रदरफोर्ड ने जैसे दिया था कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, फिर उसमें गिर जाते हैं। तो अगर ऐसा होता कि रिवॉल्व करने के बाद उसमें गिर जाते तो सारे एटम्स एक टाइम पर खत्म होने लगते, बल्कि ऐसा नहीं होता है कि एटम्स स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पता चला कि वो रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब उसमें गिरते नहीं है, उसमें जो हमारा फोर्स लगता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है और प्लस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो बैलेंस कर देता है, तो वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यही चीजें इसमें बताई गई कि हाँ कैसे हम अपने आसपास के वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। तो बहुत कुछ खास नहीं है इसमें। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी पहला चैप्टर बहुत ईजी है, कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, कोई भी इतना खास इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, पहला चैप्टर लगभग हमारा खत्म हो चुका है, जो टॉपिक्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब हमारा जो मेन पोर्शन है
वो है न्यूमेरिकल, जिस पे हम आते हैं। ठीक है, चलिए जो इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स के वो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, जिनके पास बुक्स है, और जिनके पास नहीं है वो बता देंगे तो हम इसकी ये नेक्स्ट लेक्चर में उसकी पिक लगा देंगे, सामने दिखा देंगे, बाकी कोई इतना खास नहीं है। और इसमें जैसे पहले चैप्टर में 90 न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है। ठीक, पहला न्यूमेरिकल जैसे दिया हुआ है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ओके, डायमेंशंस निकालनी है। पहला लीनियर मोमेंटम की, दूसरा फ्रीक्वेंसी की, एंड तीसरा है हमारा प्रेशर की। ओके, ये तीन की डायमेंशन हमें बतानी है। ठीक, जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिख भी रहा होगा कि ये तीन की डायमेंशन निकालनी, पहला न्यूमेरिकल है। लीनियर मोमेंटम हम P से लिखते हैं, P इक्वल्स टू mv, m की डायमेंशन, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की lt माइनस 1, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी mlt माइनस 1। बस सिंपल सा हो गया ये सॉल्व, कुछ नहीं इस न्यूमेरिकल में, बहुत सिंपल से हैं। दूसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हो 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की डायमेंशन हो गई t, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा t की पावर माइनस 1। सिंपल सॉल्व। थर्ड प्रेशर, प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, P इक्वल्स टू F अपॉन A, फोर्स की आपको बताई थी mlt माइनस 2, एरिया की हो जाएगी L2, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व। बस बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम अगला न्यूमेरिकल अपना देखते हैं, दूसरा। इसमें भी डायमेंशंस निकालनी है। पहले जिसकी डायमेंशन निकालनी वो क्या है एंगुलर स्पीड, और जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, दूसरा हमारा जो निकालना है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब ω2 माइनस ω1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, तीसरा जो हमें निकालना है टॉर्क। ओके, टॉर्क का जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है टाउ इक्वल्स टू F इंटू आर, इसको टाउ से लिखते हैं F इंटू आर। और चौथा जो हमारा लास्ट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इसका हमें निकालना है, ये आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। ओके, चलिए अब पहले ही देखते हैं, इसी के आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थीटा मतलब वो एंगल, एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो ऊपर ये m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, वो 0 रहेगा। और ये हो गया हमारा टाइम, तो t की पावर 1, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा t इनवर्स। ओके, मतलब एंगुलर स्पीड की डायमेंशन फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। ठीक है, ये भी होता है कि कुछ डायमेंशन हमें सेम मिलेंगी, मतलब एक की जो डायमेंशन है वही दूसरे की मिल सकती है। ठीक, फिर नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन ω2 माइनस ω1 अपॉन t2 माइनस t1। अब ओमेगा की आपने क्या निकाली है t की पावर माइनस 1, और इसकी क्या आएगी t, तो क्या आ जाएगी इसकी डायमेंशन t की पावर माइनस 2। फिर फोर्स की आपको पता है mlt माइनस 2 और इंटू l, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा ml2 t माइनस 2। ये टॉर्क की जो डायमेंशन अभी आप देख रहे हैं वही आप काइनेटिक एनर्जी की भी देखेंगे, मतलब जितनी भी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबकी भी ये डायमेंशन आप देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml2। ओके, ये डायमेंशन क्या आ गई ml2। तो सिंपल सा सॉल्व हो चुका है पहला, दूसरा न्यूमेरिकल भी कुछ खास है नहीं। ठीक, अब आते हैं तीसरे न्यूमेरिकल पे। इस लेक्चर में हम 5 न्यूमेरिकल तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बाकी जितने बचे 3 न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरे न्यूमेरिकल्स बता देंगे, और ये चैप्टर हमारा अगले लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, फिर सेकेंड चैप्टर। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, सबकी फॉर्मूला दिया हुआ है। पहला F इज इक्वल टू QE,
इससे हमें क्या निकालना है, ई की। ठीक, तो ई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन क्यू। ओके, अब यहाँ पे एक चीज है, जब क्यू की हमें कोई डायमेंशन नहीं पता, लेकिन क्यू इज टू आई टी, चार्ज इज टू करंट इनटू टाइम, ये हमें पता है। तो क्यू की हम क्या लिख सकते हैं, आई ये करंट हो गया और टी टाइम। ठीक, अब एक यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है जो कुमार मित्तल या एनसीईआरटी पढ़ते हैं और जैसे सीओ में पढ़ते हैं। यहाँ पे सर जो आई होता है, करंट होता है, उसके लिए कैपिटल आई डिनोट करते हैं डायमेंशन में, और जबकि उन दोनों बुक्स में कैपिटल ए मतलब एम्पियर से डिनोट किया गया। तो हम यहाँ पे जो डायमेंशन लेके चलेंगे वो आई लेके चलेंगे, और अगर कोई कुमार मित्तल या एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो ए लेके चल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक, एफ की आपको पता है MLT-2, आई के लिए यहाँ पे सर ने आई लिया हुआ है। ठीक है, और टाइम के लिए टी, तो ये क्या हो जाएगा MLT-3 आई की पावर -1, ये हो जाएगी डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। दूसरा जो दिया हुआ है एफ इज टू क्यू ए बी, इससे क्या निकालना है, बी की निकालना है मतलब मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसके लिए बी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ अपॉन क्यू वी। ओके, फिर से वो क्यू को आई टी के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो एफ की क्या हो जाएगी MLT-2, इसकी होगी IT, और इसकी हो जाएगी LT-1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा, ये L और L कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा MT की पावर -2 I की पावर -1, ये हो जाएगी डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड की। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है B = μ0 I अपॉन 2πa, इससे क्या निकालना है, μ0 की निकालनी है, मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी की निकालनी है। ठीक है, तो μ0 के लिए फॉर्मूला पहले बना लेते हैं, B 2πa अपॉन I। ओके, B की अभी ऊपर निकाली हमने, क्या निकाली है MT की पावर -2 I की पावर -1। A 2π की कोई डायमेंशन होगी नहीं, A की डायमेंशन मतलब लेंथ, और I की I रहेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा MLT की पावर -2 आई की पावर -2। ये सारी डायमेंशन हमारी हो गए, थर्ड न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कोई इतना खास इसमें कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत टफ लग रहा हो आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो चौथा न्यूमेरिकल है, जो इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल होगा, फिर अगले लेक्चर में 5वें न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे, और जो 15 न्यूमेरिकल्स बचेंगे वो सारे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चौथा न्यूमेरिकल हमारा देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि P = 2QL। जो आप लोग फॉर्मूला पढ़ोगे आगे, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाली यूनिट शुरू करेंगे तो उसमें ये सब फॉर्मूले आपको मिलेंगे। P क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है 2QL। ठीक है, फॉर्मूले बस आपको याद रखने हैं, अभी इतना ज्यादा इस पर ये फोकस नहीं करना, केवल फॉर्मूला याद रखने बस। 2 की कोई डायमेंशन होगी नहीं, Q की क्या होगी IT, और L की L, तो ये क्या आ जाएगा LTI, ये हो जाएगी डायमेंशन हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। नेक्स्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हो गया, बी हो गया। ये क्वेश्चन सारे आपको स्क्रीन पे दिखते जाएंगे। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है IA। आई की क्या होती है हमारी, आई की आई रहती है, ए मतलब एरिया, L2 यानी कि L2I, ये हो गई डायमेंशन हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो ये हमारे 4 न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं, जिनको आपको सॉल्व करने में लगा भी नहीं होगा कि कुछ इतना खास है, बहुत सिंपल से हैं, सब आप सॉल्व कर चुके होंगे। जो डायमेंशन इसके पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये सोच लें कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ खास नहीं है पहले चैप्टर में। इसका जो बचे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, या आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ओके, और कोई भी क्वेरी हो, कहीं पे भी कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पहला चैप्टर कल के लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। आज का लेक्चर बस इतना ही, बहुत खास नहीं था आज का लेक्चर, कुछ इतना हमें नहीं लगता है कि कुछ ऐसा रहा होगा जो बहुत बोरिंग लगा होगा या ऐसा कुछ होगा। सिंपल सा है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत इंटरेस्टिंगली। और हाँ, बहुत से बच्चों ने मुझसे ये भी कहा है कि सर क्लास 12 का शुरू करिए, तो हम ये सीरीज चलाते जाएंगे, पूरी कंप्लीट करते जाएंगे, और दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। तो लोग जब तक बोर्ड एग्जाम आएंगे तब तक उनका ये भी रिवीजन हो चुका हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में 11th का पार्ट नहीं मिलता। अगर ये 11th का आपको रिवाइज होता तो 12th का भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता। तो ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे, और दिसंबर तक कोशिश करेंगे पूरी सीरीज हम खत्म कर देंगे। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो अपने जो भी 11th 12th के दोस्त हैं उनसे शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और
कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आप उन लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनसे शेयर करते रहें। थैंक यू।